हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग हैं। और आ गए हैं हम अपना पार्ट 2 लेके बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इस लेक्चर में इसके ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू जितने मिले थे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आप क्या कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ऊपर आपको आई टैब पे लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो जाके उसको जरूर देखिएगा। तो उसमें काफी ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। इंटरलिंक थोड़ा बहुत होगा बट स्टिल यही बेटर है कि आप देख लीजिए। आधे 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 घंटे की वो वीडियो है, आधे घंटे की अप्रॉक्स ये होगी। 1 घंटे में आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से हो जाएगा। काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देने की कोशिश करी इसमें। इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स वाले क्वेश्चंस कुछ लिए हैं। देन और भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कुछ एसिडिक कैरेक्टर पर बात करी गई। जितने आए मिलने के क्वेश्चन थे उतने यहाँ पर ले लिए हैं। अगर आपको ये एडिशनल क्वेश्चन अगेन लग रहा है जो छूट गया तो जरूर बताइएगा कमेंट में। आपसे कनेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास सिंपली होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। सो अगर उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उनके पास खुद क्या होगा, वो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके पास जाना चाहते हैं। देन वी हैव न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा हमारे पास, बेसिकली हम कह सकते हैं प्रोटॉन लविंग, तो या फिर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वी कैन से बोथ। तो प्रोटॉन लविंग होता है हमारे पास ही, और इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है डेफिशिएंट नहीं होता है, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशीज ये हमारी होती है न्यूक्लियोफाइल। अब जो भी हमारे पास इसमें है उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाए बिकॉज हमारे डीयू के पेपर्स की हालत जो मिलती है वो थोड़ी इसी तरीके की मिलती है। तो ये मेरे पास इसका मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, इसको अलग से एक बार ड्रॉ कर लें। CH3 C डबल बॉन्ड 3 ट्रिपल बॉन्ड हो और O पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास एक कार्बोकेटायन का। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो ये, और यहाँ पर इसके पास होंगे 2 लोन पेयर। तो अब हम यहाँ पे इसको आराम से देख सकते हैं, ये बॉन्ड अपने ऊपर ले लेगा ऑक्सीजन, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इस कार्बन के पास हमारे जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, बिकॉज 3 बॉन्ड्स बना रखी है। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, सो इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर ई पॉजिटिव लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास का स्ट्रक्चर अगेन थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना लिया है। CH3 एंड यहाँ पर वी हैव NH2। नाउ लेट अस सी यहाँ पर इसमें क्या इसकी स्पेशलिटी है। तो CH3NH2 में वी हैव नाइट्रोजन, जिसके पास एक लोन पेयर। सो ड्यू टू दिस लोन पेयर यहाँ पर क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास ज्यादा है, या हम बोल सकते हैं ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक है, तो ये बिहेव करेगा एज एन न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट वी हैव CBr2। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कार्बीन का। कार्बीन का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं अपनी वीडियोस में, जिसमें कार्बीन और एक कार्बोकेटायन वाला क्वेश्चन था। सो कार्बीन हमारे पास CBr2, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है CBr2। और यहाँ पर इसके पास कार्बन के पास सिर्फ एक लोन पेयर होता है। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कार्बन के तो वो 6 ही हो रहे हैं, मतलब स्टिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड वी हैव सीन हमारे पास जो सिंगलेट कार्बन होती है उसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है, तो वेकेंट p ऑर्बिटल हमारे पास होता है। तो ऑब्वियसली ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं डेफिशिएंट होगा, और ये कहलाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल। सो अगेन ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होती है कार्बन। देन वी हैव CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज माई CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बताएंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। सो बेसिकली यहाँ पर हाईली डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, सिमिलरली यहाँ पर भी हाईली डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव आता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन कैसे भी करके कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले ले। तो जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और यहाँ पर ये बिहेव करेगा ड्यू टू दिस डेल पॉजिटिव चार्ज एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास ड्यू टू दिस हाई पोलैरिटी बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड टेंडिंग टू ब्रेक होती है। मौका मिलते ही बॉन्ड टूट जाएगी, ये अपने ऊपर नेगेटिव ले लेगा, और कार्बन बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ दिस हाईली डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा एज एन इलेक्ट्रो। नेक्स्ट वी हैव NO2 पॉजिटिव होगा, दिस इज आई गेस, सो दिस इज माय NO2 पॉजिटिव।
सो NO2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। सो NO2 पॉजिटिव हमारे पास ये, सो NO2 पॉजिटिव हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हमारे पास, तो ये भी हमारा हो जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल। देन फाइनली वी हैव दिस हैज टू बी NH2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास ये है NH2 नेगेटिव एंड यहाँ पर NH2 नेगेटिव। सिंपल सा, इसमें तो चार्ट से ही पता लग रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स की फॉर दिस क्वेश्चन। विच इज मोर एसिडिक, पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल? लेट अस हैव अ लुक, इनके स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो वी हैव, दिस इज माय फिनॉल स्ट्रक्चर, और इसके पैरा पर नाइट्रो मतलब NO2 लगा देना है, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन वी नीड टू ड्रॉ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एक स्पेशलिटी है, उसको अभी देखते हैं। यहाँ पर ये, सॉरी ये तो पैरा ही बना दिया, माय मिस्टेक, इसको लगाना है हमें ऑर्थो पे। ये आ गया मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सो यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियरली विजिबल है, हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नियॉन में से किसी एक एटम के पास जब भी अटैच होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव काफी ज्यादा हाई होगा। और अगर कोई फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से ही कोई आसपास दिख जाए, तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन का जाना मतलब H+ लूज करना इज डिफिकल्ट, लूजिंग H+ इज डिफिकल्ट ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब अगर H पॉजिटिव लूज करना मुश्किल है, तो क्या होगा, अगर H+ करना मुश्किल है, तो इसका मतलब ये हुआ उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर इज ऑल अबाउट कौन कितनी जल्दी H+ दे दे। पर ये तो H+ देगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर ये हो गया, तो इसका अल्टीमेटली जो एसिडिक कैरेक्टर है वो हमारे पास कम हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सभी कुछ किस वजह से हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर जो हमारा कम हुआ है, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर हमने ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, तो काफी अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, इसको हम बोलते हैं चिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर्ड का एक चिलेट बन रहा है, ये भी हम लिख सकते हैं 6 मेंबर्ड चिलेशन। चिलेशन इज सिंपली रिंग फॉर्मेशन। और अगर हम इसकी यहाँ पर बात करें और ओवरऑल जैसे हम दिखते थे, हम वी कैन ड्रॉ सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बना देंगे। तो कॉन्जुगेट बेस में ये हमारे पास आ जाएगा, +H+ हम दिखा देंगे इसको यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर NO2 ही रहेगा हमारे पास। नाउ यहाँ पर क्या होगा, ये जो NO2 ग्रुप है हमारे पास, ये शो करेगा स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट। तो अगर ये -M शो कर रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो कॉन्जुगेट बेस जो होगा, जिसको मैं CV से लिख रहा हूँ, वो हमारे पास स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ इट्स -M या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा अच्छे तरीके से। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H+ लूज ही नहीं होगा। स्टेबिलिटी की बात हम बाद में करेंगे, पहले तो भाई हमें H+ लूज कराना है। यहाँ पर लूज हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, तो मतलब अच्छी बात है, ये चाहेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल के मैं अपने आप H+ लूज कर दूं, मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये देखेगा ये तो पहले ही स्टेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी मच स्टेबल। तो यहाँ पर ये पहले ही स्टेबल है, तो ये चाहेगा ही नहीं जल्दी H+ को लूज करना। तो दैट्स वाई ये हमारे पास जो है ज्यादा एसिडिक होगा। कौन सा वाला, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। इसका रीजन हम क्लियरली यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दोनों बातें लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, H+ का लूज करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द एसिडिक, बिकॉज ऑफ अगर H+ का लूज करना मुश्किल है, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हुआ है, 6 मेंबर्ड चिलेशन यहाँ पर हो गई। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन व्हाई 1,3 पेंटाडाइन इज मोर स्टेबल देन 1,4 पेंटाडाइन। इसको देखते हैं। तो 1,3 पेंटाडाइन, अच्छा 5 वाला है, तो 1 एक बार 1 पर है डबल बॉन्ड, एक बार 3 पर है, तो ये आ गई 1,3। एंड तो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये आ गई, ठीक है। देन वी नीड टू ड्रॉ 1,4 वाली, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पर आ गई, और ये आ गया हमारे पास 4 पर, तो एक बार नंबरिंग एक कर लेते हैं, 1 2 3 4। नाउ वी नीड टू टेल व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। तो एक चीज क्लियरली यहाँ पर विजिबल है कि ये हमारे पास कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ पर रेजोनेंस टेक प्लेस हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस होगी। तो यहाँ पर भी एक
कैसे यहाँ पर हमारी रेजोनेंस होगी, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये हमारे पास आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस जब जब होगी किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वहां पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फैल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फैल जाते हैं तो मतलब स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस इज वेरी मच बिगर फैक्टर। बट अगर हम यहाँ पर देखें, क्या यहाँ पर रेजोनेंस है? नो, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, हमारे पास है पाई सिग्मा, फिर दोबारा पाई आ गया, पाई सिग्मा पाई या फिर पाई सिग्मा पाई लोन पेयर, कोई कॉन्जुगेशन नहीं बन रही। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेजोनेंस तो नहीं है। अब रेजोनेंस अगर नहीं है तो क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ही एक लौता अल्फा कार्बन है और इसी एक लौते अल्फा कार्बन पर दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों को यही स्टेबिलिटी दे रहा होगा। तो सिर्फ यहाँ पर बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली टू अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड क्या है हमारे पास, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं करता जितनी रेजोनेंस करता है। सो रेजोनेंस इज बेसिकली बिगर फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबल करता है। तो बिगर फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी हमारा होता है रेजोनेंस। तो जहां भी हमारे पास रेजोनेंस प्रेजेंट होगी वहां पर हमारा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, दैट्स वाई ये हमारी ज्यादा स्टेबल हो गई एज कंपेयर टू 1,4 पेंटाडाइन। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ऐसे बना के हम दिखा सकते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, pK वैल्यूज फॉर पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल आर दिस एंड दिस। तो हमें pK दे रखी है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए pK के ये सब क्या होता है। तो K क्या होता है हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा हमारे पास Ka होता है मतलब उतना ज्यादा एसिड डिसोसिएट हुआ, उसका मतलब उतनी ज्यादा H+G। तो जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर होगा। पीके क्या होता है हमारे पास, पीके इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के। तो जो भी के की वैल्यू होती है उसका जब नेगेटिव लेके नेचुरल लॉग लेते हैं तो हमें पीके मिलता है। और यहाँ पे ड्यू टू दिस नेगेटिव जितना ज्यादा के होता है उतना कम पीके होता है। तो वी कैन क्लियरली मेक अ रिलेशन के पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक कैरेक्टर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी कम उसका पीके ज्यादा। तो आइए अब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल का। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ फिनॉल। फिनॉल यहाँ पे क्या है, ये सिंपल है, यहाँ पर ये H+ जैसे ये लूज कर देगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा विच इज एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहाँ पर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में इधर इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। सो वी कैन शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके आराम से। तो ये फिनॉक्साइड आयन है हमारे पास विच इज एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल तो है ही हमारे पास, पैरा पर लगा है हमारे पास NO2 ग्रुप। अब ये जब H+ लूज करेगा तो क्या होगा वो देखना। H+ लूज करा, क्या बेंजीन रिंग वाली रेजोनेंस है? यस, जो ऊपर है वो नीचे भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है सिर्फ और सिर्फ इस NO2 ग्रुप का। ये आ गया NO2 ग्रुप, यहाँ पर इसने H+ लूज कर दिया। सो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये होगा, सिंपल रेजोनेंस होगी जैसे होती है। तो रेजोनेंस और रेजोनेंस ये भी स्टेबल है, तो इसका मतलब ड्रॉ गया यहाँ पर। अब बात आई सुपर ओवर की। अब सुपर ओवर में किसको देखेंगे, जो चीज अलग है। सेम चीज से आंसर नहीं आएगा, जो चीज अलग है उससे आंसर आएगा। तो अलग क्या है, यहाँ पर NO2 ग्रुप अलग है। अब ये NO2 के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या है ये, हमने बहुत बार देख लिया वीडियो में भी कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये बॉन्ड हमारा जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो ओवरऑल जो चार्ज है वो हमारे पास ऑक्सीजन पर कम कर देगा। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये चार्ज को कर देगा कम। अगर इसने चार्ज हमारे पास कम कर दिया तो ये क्या कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। स्टेबल ज्यादा होगा, कौन स्टेबल ज्यादा होगा, हमारा कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इंक्रीज हो गई तो सिंपल सी बात है हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो हाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये हुआ पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर हम इनके पीके की बात करें तो पीके में उल्टा होगा। तो पीके जो होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल का, पीके 1 लिख रहा हूं मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल वाले को, वो कम होगा एज कंपेयर टू
पीके ऑफ फिनॉल, जिसको मैं pKa2 लिख रहा हूँ। तो आइए अगर हम वैल्यूज देखें तो 7.14 हमें दे रखी है ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज 7.14 एंड दिस वैल्यू इज 9.95। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने अपने रिलेशन से भी देख लिया कि pKa हमारा कम इसीलिए है पैरा नाइट्रोफिनॉल का, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक। और pKa क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। देन वी कैन राइट pKa के बारे में, pKa का ये फॉर्मूला है और pKa का हम बता देंगे कि रिलेशन फाइनली ये आ रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर हमारे पास हो रहा है। तो यहाँ पे जिसका pKa ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो यहाँ पर अगर इसका pKa है कम तो इट हैज टू बी मोर एसिडिक, और वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस दोनों में है, कॉमन बात है, कॉमन से आंसर नहीं आएगा, मैच ड्रॉ हो गया, सुपर ओवर की तरफ गया तो वहां पर हमारे पास जो NO2 ग्रुप था उसने मैच जिता दिया हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, इसको दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अच्छा था, तो यहीं पर हमारे पास जो है वो इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। तो ये है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। तो सबसे पहले वी नो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिनमें क्या होता है खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग और प्रोटॉन लविंग, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, उनके पास कमी नहीं होती। तो अब सबसे पहले बात करते हैं SF4 की हमारे पास। तो SF4 जो है हमारे पास, वो हमें उसका स्ट्रक्चर एक बार पता होना चाहिए। सो SF4 इज बेसिकली, यहाँ देखे तो ये इसका सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास SF4 का स्ट्रक्चर होता है। अब SF4 में क्या है हमारे पास, हम देख सकते हैं सल्फर के पास एक लोन पेयर है, तो यहां पर ये अपना लोन पेयर कर सकता है डोनेट। तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, सो इट विल ट्रूली बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। देन वी हैव BF3। BF3 में जो बोरॉन है वो 13th ग्रुप का एलिमेंट है। और हम एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पर बोरॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके आफ्टर फॉर्मिंग बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे और इसके पास एक खास चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वेकेंट p ऑर्बिटल। तो अगर इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है तो कोई भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, तो इट कैन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट में। नेक्स्ट वी हैव अमोनिया। सो अमोनिया के लिए सिंपली हम देख सकते हैं क्लियरली इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है डोनेट, तो ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। देन वी हैव SO3। तो यहाँ पर सल्फर ट्राई ऑक्साइड है हमारे पास। इसको एक्सप्लेनेशन करने के 2-3 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर ये बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ तोड़ के डेल नेगेटिव, अभी इस वक्त डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है हमारे पास काफी ज्यादा, बॉन्ड टूटेगी तो प्रॉपर नेगेटिव और प्रॉपर पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा ये जो सल्फर है हमारे पास, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी होता है। इन पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ यहाँ पर वेकेंट d ऑर्बिटल भी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के 2 रास्ते मिल गए। एक के वेकेंट d ऑर्बिटल में अपना वो रख सकता है, दैट इज लोन पेयर। दूसरा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के 2 तरीके मिल गए, एक कि वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर देते, दूसरा कि यहाँ पर ड्यू टू दिस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड यहाँ पर कोई अटैक करे, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ये आराम से ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर ये हमारा कहलाएगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास आती है डाइक्लोरोकार्बीन। अगेन हमने डाइब्रोमो कार्बीन के बारे में डिस्कशन कर ही रखा है, तो सिंपली ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होती है। यहाँ पे कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में या फिर आफ्टर फॉर्मिंग बॉन्ड्स, और एक यहाँ पर वेकेंट p ऑर्बिटल भी मौजूद होता है, तो ये हमारी बिहेव करेगी एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देन वी हैव अ कार्बोकेटाइन। सो कार्बोकेटाइन के बारे में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके ऑक्टेट में, तो मतलब 8 चाहिए। और यहाँ पे ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है इसके पास हमेशा एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर वेकेंट p ऑर्बिटल है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, बिकॉज इसके पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है और ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास 3 4 5 लोग थे जिनको क्लासिफाई करना था, तो 1 2 न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास और बाकी सारे हमारे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी एंड गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, पहले जो नॉर्मल है उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कार्बोकेटाइन है फर्स्ट वाला हमारे पास, जो एक टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये मैंने ड्रॉ कर CH3 CH3 और यहाँ पर ये आ गया पॉजिटिव।
कार्बोकेटाइन जो कार्बन पॉजिटिव है उसके बराबर वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस वाले पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लियरली 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें CH3 की, जो एक मिथाइल कार्बोकेटाइन है, इस पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन का हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मानते, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग। ये बेचारा ऐसे ही गरीब है, इसको कोई भी स्टेबल नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम बात करें बेंजाइल कार्बोकेटाइन की। ये एक अच्छी चीज है इसमें कि यहाँ पर हमें दिख ही जाएगा डायरेक्टली कि यहाँ पर एक रेजोनेंस मौजूद है। तो हमें पता है रेजोनेंस इज बिगर फैक्टर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये गेम जीत गया। तो ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी तो यहाँ पॉजिटिव। तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पर और ये मुझे मिल गया पॉजिटिव चार्ज। फिर ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगी बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग होती रहेगी पॉजिटिव चार्ज की। तो यहाँ पर ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है ये बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो गेम ये जीतना चाहिए। मैं लिख देता हूँ इसको ABCD। तो अभी तक जो गेम जीत रहा है वो C जीत रहा है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। डी की अगर हम बात करें, डी वाले को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली, CH3 CH2 पॉजिटिव। इसके बराबर वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 3, तो इसके पास 3 अल्फा है, तो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। तो सी सबसे पहले गेम जीत गया। लास्ट में हमारे पास ये कुछ नहीं वाला, दैट इज हमारे पास आ जाएगा ये बी। तो बी को सबसे लास्ट में लगा देते हैं। बी से पहले हमारे पास आना चाहिए सी, के बाद हमारे पास ए आना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छे खासे अल्फा है। देन हमारे पास फाइनली आना चाहिए डी। तो ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस इज द मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और एनीथिंग, तो रेजोनेंस जीत जाएगी। देन लिखेंगे हायर द अल्फा एच बेटर इज द स्टेबिलिटी, तो ये आ जाएगा। देन उसके बाद हम लिखेंगे उससे थोड़े कम वाले चल जाएगा। फिर उसके बाद इसके पास कुछ नहीं है, नो अल्फा एच नो इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये नहीं चलेगा। नाउ द एम्बिग्विटी इज कि कुछ कुछ जगह आंसर ये होता है, मतलब वो बोल देते हैं कि जो ए वाला है दैट इज ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। उसका एक्सप्लेनेशन ये कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो ये आप लोग अपने टीचर से एक बार जरूर कंफर्म करिएगा। तो इसका आए क्वेश्चन है तो क्या एग्जैक्ट करें। मैं दोनों आपको केसेस बता रहा हूँ, दोनों एक्सप्लेनेशन जो मैंने सुनी है। एक एक्सप्लेनेशन सिंपल रेजोनेंस वाली, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली। दूसरी ये होती है, वो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो नॉनो अल्फा हाइड्रोजन है ये जो है बेसिकली डोमिनेट कर देते हैं ओवर रेजोनेंस। दे एक्चुअली डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस, मतलब इतने ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है ये कि डोमिनेट्स कर देते हैं ओवर रेजोनेंस। और यहाँ पे साथ साथ इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी है, तो डोमिनेट कर देते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ प्लस 3 मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो है बेसिकली डोमिनेट कर देता है ओवर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर ये रीजन इसका आता है। तो तभी हमारे पास जो आंसर है वो ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ए ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन क्या है, ए ज्यादा अगर स्टेबल हो कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो दे आर डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। पक्का नहीं कह रहा मैं क्या आंसर होगा, तो इसी वजह से आप लोग प्लीज अपने टीचर से और जहां भी बुक्स में आपको रीजन मिले जरूर एक बार वहां से कंसल्ट करके फाइनल आंसर तक करिएगा। मैंने दोनों पॉसिबल आंसर बता दिए। एक पॉसिबिलिटी और मैं बता दूं कि अगर जैसे ये टर्शरी कार्बोकेटाइन था, इसकी जगह हमारे पास इथाइल आ जाता है, यहाँ पे पीछे ट्राई मिथाइल, यहाँ पे अगर ट्राई इथाइल आ जाए तो वो कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके का होगा हमारे पास, CH2 CH3 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अगर इथाइल कार्बोकेटाइन है तो ये पक्का लेस स्टेबल होगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। इतनी बात ट्रू है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 ही अल्फा हाइड्रोजन है। बट अगर मिथाइल वाला आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर थोड़ा मसला पड़ सकता है। इस चीज को आप डिस्कस कर लीजिएगा, एक बार फाइनल तक देख लिएगा, तभी उस फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेगा अपने टीचर से बातचीत कर। तो ये मैंने दोनों जो भी पॉसिबिलिटी थी उनको एक्सप्लेन कर दिया। मिथॉक्सी मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन इवन दो बोथ आर प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, तो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन को ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सबसे पहले मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो होता है CH3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लग जाएगा OCH3 हमारे पास यहाँ पे। वी नीड टू ड्रॉ, तो ये आ गया मेरे पास मिथॉक्सी मिथाइल कार्बोकेटाइन। देन वी हैव प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, तो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन विल बी लाइक दिस।
तो यहाँ पे आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, इन्होंने बोल रखा है दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो ये वाला प्राइमरी नहीं है बिकॉज ये एक्चुअल में ऑक्सीजन से अटैच है। प्राइमरी हम उसको बोलते हैं एक्चुअल में जो एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो, और सिर्फ एक कार्बन से, जैसे यहाँ पे ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हो सकता है देयर इज सम मिसप्रिंट मुझसे कुछ टाइपिंग करने में हो, तो यहाँ पे इसको अभी हम ज्यादा ध्यान में नहीं देंगे, हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जनरली जो लगता है वो ये लगता है कि ये जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पर जो है दो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। जो माइनस आई वाला है मतलब वो क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को, यही लगता है जनरली। और अल्फा हाइड्रोजन वाला मतलब भाई हाइपर कॉन्जुगेशन ये ज्यादा स्टेबल करेगा, पर ऐसा नहीं है। बिकॉज एक चीज सभी लोग भूल जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और यहाँ पर हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये इसको स्टेबल कर देता है थ्रू बैक बॉन्डिंग या फिर रेजोनेंस द्वारा ये स्टेबल किया जा रहा है। तो ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्टेबिलिटी, हमें पता है रेजोनेंस इज बिगर फैक्टर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, वेरएज इन दिस केस यहाँ पर हमें क्लियरली रेजोनेंस दिख रही है, एंड रेजोनेंस इज बिगर फैक्टर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा इसी वजह से। तो व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, द ओनली रीजन इज रेजोनेंस। रेजोनेंस यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसको हमें नहीं कंसीडर करना है बिकॉज रेजोनेंस इज बिगर। अगर रेजोनेंस में किसी वजह से ड्रॉ मैच हो जाता है तब हम नीचे वाले फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव तक। पर अगर रेजोनेंस ही मैच जिता दे तो क्या जरूरत है। अब जब ओपनर आए, ओपनर ने मैच जिता के खत्म कर दिया, तो सेकंड डाउन फर्स्ट डाउन वाले थोड़े आएंगे खेलने। तो यही हमारे पास यहाँ पर है, जब रेजोनेंस ओपनिंग आई उसने मैच जिता दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन को साइड कर दिया और स्टेबिलिटी ले गई अपने साथ। तो ये हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन हो जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे डिफरेंसेस सारे लिख दिए हैं, पर पहले समझते हैं ये दोनों चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस वक्त ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो है पाई बॉन्ड का होना। पाई बॉन्ड इज नेसेसरी, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो चाहे कोई और भी केस आप सोच लीजिए, पाई बॉन्ड यहाँ पर मस्ट है। तो वी मस्ट हैव अ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड आ गया, इसको एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो क्या होता है यहाँ पर, जब भी कोई एक्सटर्नली बाहर से अटैकिंग रिएजेंट आता है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आता है जिसको मैं आर से लिख रहा हूं, उसकी प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्या बोला, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जब आएगा, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, कोई भी चीज जो किसी चीज से रिएक्ट करे, जैसे एल्कीन से मुझे किसी को रिएक्ट कराना है, HCl से रिएक्ट कराना है, या कोई और चीज है, या साइनाइड में मुझे ये दैट इज C डबल बॉन्ड O में मुझे साइनाइड का एडिशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करनी है, तो कोई भी मुझे अटैक कराना है किसी भी रिएजेंट का, तब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और ये पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, सर ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पर इधर शिफ्ट होगा या फिर इधर वाले कार्बन पर, दोनों कार्बन सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली सेम है, तो यहाँ पर हम कहेंगे तो कैसे भी टूट सकता है। तो मैं ऐसे ही लेट कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में ये बॉन्ड टूट गया। तो जैसे ही मुझे बताइए बॉन्ड टूटा, तो क्या यहाँ पर एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव आ जाएगा, यस सर। अब ये कैसे टूटेगा, ये स्पेसिफिकली ऊपर की तरफ ही टूटेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो दैट्स वाई ये ऊपर की तरफ टूटता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। तो क्या हुआ है यहाँ पर एक्चुअल में, क्या यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट हो गया या फिर ये पोलैरिटी आ गई। यस सर, ये पोलैरिटी हमारे पास एक आ चुकी है। किस वजह से आई है, हमारा जो शेयर्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का था वो जो है टूट गया। शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू एनी एटम्स ऑफ द लिंक डायरेक्टली टू द मल्टीपल बॉन्ड, हमारे पास जो है डायरेक्टली मल्टीपल बॉन्ड वाला जो एटम है उसके ऊपर हमारे पास पोलैरिटी आ गई है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये हमारा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यहीं पे मैं अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करूं, तो इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3Cl। क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सबको पता है, यस। क्या ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, यस। तो क्या यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यस। यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा, यस। ये बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 11वीं 12वीं हर जगह कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा, यस। तो यहाँ पर ये जो हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हुआ है। किस वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये यहाँ पर नहीं हो सकता, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो उस केस में नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या पहली बात, यहाँ पर बॉन्ड टूटा, नहीं, कोई बॉन्ड भी नहीं टूटा। क्या कंप्लीट चार्ज डेवलप हुआ, नहीं। क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट की कोई भी हमारे पास जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये मेजरली हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लस ई, एक होता है माइनस ई। सेम हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। तो exactly अगर एग्जाम्पल लूँ CH2 C डबल बॉन्ड,
तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ इधर ट्रांसफर हो रहा है, मैंने किसी रिएजेंट का अटैक करा दिया। तो किसका कराया यहाँ पर मैंने, मैं मान लेता हूँ मैं अटैक करा रहा हूँ H पॉजिटिव का। अब H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव पर जाएगा, तो जहां भी नेगेटिव आया वहां पर H पॉजिटिव जाना चाहेगा। अब फाइनली देखिए क्या होगा, ये पहले तो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, और जो H पॉजिटिव है ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव पर जाएगा, तो H पॉजिटिव यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर H पॉजिटिव लगा है। तो क्या हुआ है, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसी कार्बन पर मेरा अटैकिंग रिएजेंट आ गया। सर कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है देखिए यहाँ पे इधर ट्रांसफर हो गए दोनों, इधर नेगेटिव आया तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, इस वाले कार्बन पर या इस एटम पर, उसी एटम पर ये मेरा H प्लस जो था उसने जाके अटैक कर दिया। तो जिस कार्बन पर मेरा नेगेटिव चार्ज आया उसी पर अटैकिंग रिएजेंट जाके लग गया। तो यहाँ अल्टीमेटली क्या बना, यहाँ पे एक अल्टीमेटली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन गई। सो द डेफिनेशन इज, जिस कार्बन पर भी पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी पर अगर अटैकिंग रिएजेंट आ जाए, अटैच हो जाए, ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वेराइज इसका उल्टा अगर मैं लूँ CH2 ले लूँ, साथ में मैं रिएक्ट करा दूं उसकी साइनाइड से, तो उल्टा काम होगा। यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, या उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, उधर ही कर लेता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने उधर शिफ्ट कर लिया, तो सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव कहाँ, पॉजिटिव की जगह कौन आ जाएगा, यहाँ पर साइनाइड अटैच हो जाएगा, और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, जिस कार्बन पर सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट नहीं आया, तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्ब एनायन या फिर कोई एनायन बना है और यहाँ कैटायन बना है। सो दिस इज द डेफिनेशन। वेयर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ले लिया, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो अब मैं थोड़ा सा लेता हूँ। यहाँ पे जैसे CH2 पॉजिटिव है, ये पहले से ये कार्बोकैटायन है, इस पर जो मिथाइल ग्रुप है वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो मिथाइल ग्रुप को हम बोलते हैं ये प्लस आई ग्रुप है। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, इसको इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। देन ऐसे यहाँ पर इंडक्टिव, ये नेगेटिव माइनस आई ग्रुप है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है, जो क्लोरीन है हमारा या कोई भी हैलोजन है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वेराज ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसकी इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जो मेजर चीज थी वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आई होप वो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए ये फीचर्स क्या लिखे हैं, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या ये परमानेंट इफेक्ट है, क्यों सर, क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो Cl लगा हुआ है ये तो हमेशा ही लगा रहेगा, जब तक कोई अटैक वटैक ना कराए, तो यहाँ पे ये हमेशा लगा रहेगा। एक एटम CH3Cl है वो हमेशा रहेगा, उसमें हमेशा क्या क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यस। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा रहेगा, यस। तो ये हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या ये टेम्परेरी इफेक्ट है, यस। जब तक अटैकिंग रिएजेंट मौजूद है तब तक हमारे पास पोलैरिटी डेवलप होगी, तब तक बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट गया वापस पहले जैसा हो जाएगा। देन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है सर, क्यों, क्योंकि भाई सिग्मा बॉन्ड में देखा होगा आपने, ये सिग्मा बॉन्ड में ही हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ना इसे, और सिंगल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। वेरएज यहाँ पे जरूरत है क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की जरूरत होती है, तो सिग्मा के बाद पाई आता है, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे जरूरी है। देन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज एसेंशियल, तो पोलैरिटी होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं CH2CH जो है ये हमारे पास एक नॉन पोलर बॉन्ड है, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी सेम है, तो यहाँ जरूरत नहीं है। देन यार वी हैव यहाँ पे पार्शियल चार्ज हुआ था, आप देख सकते हैं डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज आया था। देन यहाँ पे आयंस नहीं बने बिकॉज डाइपोल टाइप बना, और यहाँ पे कंप्लीट आयंस बने। देन यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं थी, इसमें अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत थी। तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए थे उन्होंने अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं छोड़ा, मतलब जहां थे इलेक्ट्रॉन वो वही रहे, बस यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन में चेंज आया है। वेयर इन दिस केस यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स ने अपना ऑर्बिटल छोड़ दिया, बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया। जो पाई बॉन्ड बना था हमारे पास, जो भी p ऑर्बिटल से बना होगा वो ऑर्बिटल छोड़ना पड़ा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिस्टॉर्शन आया। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट हुए हैं। क्या कोई ट्रांसफर हुआ है, पूरा क्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ये इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कंप्लीटली एक एटम अपने पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको अच्छे से डिटेल में आप समझा सकते हैं, माइनस आई प्लस आई में आगे और कर सकते हैं, ये जो थ्योरी थी वो लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास एक आध क्वेश्चन और ऐसा याद है, राइट अ शॉर्ट नोट आया था एक और बार, तो सेम चीज आप लिख दिएगा दोनों पर। देन यहाँ पर आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी होता है, इंडक्टिव परमानेंट होता है, क्यों भाई अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, उसमें अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती। पूरी कहानी आप लिख दीजिएगा अच्छे से, इसको डिटेल में लिखिएगा। तो ये दो तीन क्वेश्चन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट पर आए हुए थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे, इतने ही क्वेश्चन से, और यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बल्कि एंड ही हो गया है।
अब जो होगा वो 2023 के जो PYQs का लेक्चर होगा उसी में कुछ क्वेश्चन होंगे तो होंगे। अभी के लिए हमारी तरफ से ये चैप्टर एंड हो चुका है। 1 घंटे में काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें सीख ली हैं, इस लेक्चर में भी काफी ज्यादा अच्छी चीजें देख ली हैं। तो बाकी कोई क्वेश्चन अगर रह गए हो, आपको लगा है तो जरूर बताइएगा, जो मैं स्टार्टिंग में भी कहा था कि क्वेश्चन कुछ छूट गया हो बताइए। कोई कॉन्सेप्ट में लगाओ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी और होती तो अच्छा लगता, तो उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, तो जब तक रिकॉर्ड कर लेंगे तभी आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर, अपलोड कर देंगे। एग्जाम हमारे भी चल रहे हैं, आपके भी चल रहे हैं, तो सभी के आपके मतलब नहीं होंगे अभी शुरू। तो जब भी हो रहे हैं तो एग्जाम एग्जाम की पढ़ाई हमें भी करनी है, रिकॉर्ड भी करना है। तो कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले तो सब कुछ फर्स्ट ईयर वालों से पहले, आपके एग्जाम जो जनवरी में है, तो उससे पहले पहले मैक्सिमम चीज आपकी अपलोड कर देंगे, अब स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इनऑर्गेनिक भी, क्योंकि आपका वो पहले पेपर है, तो उसकी भी काम चल रहा है, सभी कुछ करेंगे बिल्कुल जल्द से जल्द। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो रिवाइज जरूर कर लिएगा, जो जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिटेन कर लिएगा, और बताइएगा कोई डाउट वाउट हो तो आगे और लेक्चर्स में चीज़ों को रिफाइन करने की करेंगे कोशिश। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।